नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। कल मैंने आपके एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे मैंने बताया था कि कैसे कि हम अब बिहार की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ चंडीगढ़ के विषय में बताया था कि पेपर कब है, मतलब किस विषय का पेपर कब है। मैंने कल ये वीडियो अपलोड की थी, शायद आपने देखी होगी। तो उसी के अंतर्गत जब मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हमारा पेपर जो पढ़ रहा है वो किसका पढ़ रहा है, बिहार का पढ़ रहा है। बिहार का पेपर पढ़ रहा है, कब कब है, 10, 11, 12, 3 डेट को आपको ये पेपर लगा है। उसके बाद जो हमारा होम साइंस विषय का पेपर है चंडीगढ़ में, वो है कब, 28 के लिए। कल मैंने बताई थी ये बात, तो मैंने कहा था पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे, बिहार शिक्षक भर्ती का जो पेपर है उस बेस पर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वही पैटर्न लेके आई हूँ। 5 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और मिक्स रहेगा सब कुछ, जैसे कि मतलब बिहार के पेपर में होता है, सारे आपके सब्जेक्ट भी मिक्स हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी में 5-5 ऑप्शन थे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें नहीं थे 5 ऑप्शन, तो उस टाइप के भी 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। लेकिन बिल्कुल सेम पैटर्न है, आप पेपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे देखकर ही समझ गए होंगे। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और सब टॉपिक वाइज आपको अभी आपका जब तक पेपर होगा प्रॉपर आपकी तैयारी यहाँ पर हो जानी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें, डेली आपको अपडेट मिलती रहे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 है, मधुमेह के विषय में ज्ञात कथन है। क्या इसे हम शहद की बरसात कहते हैं, क्या हम इसे चीनिया रोग कहते हैं, या इसमें ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, या फिर डी ऑप्शन चीनिया पेशाब कहते हैं, या ई ऑप्शन है 1 से अधिक। तो क्या ऑप्शन आपके हिसाब से इसमें सही होने वाला है? अच्छा, इसमें एक फ़ायदा है, इसमें एक पॉइंट के साथ साथ मतलब मान लो पॉइंट मेन क्या है, विषय क्या है, मधुमेह। तो मधुमेह के विषय में आपको कितने एक्स्ट्रा पूरा मतलब लगभग 4-5 चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ये तो फ़ायदा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तभी फ़ायदा है जब आपको उसका विषय के विषय में पूरा पता है, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो हम इसको कहेंगे 1 से अधिक, क्यों? क्योंकि हम इसको शहद की बरसात भी कहते हैं, इसको हम चीनिया रोग भी कहते हैं, इसको हम चीनिया पेशाब रोग भी कहते हैं, या ग्लूकोज की अधिकता भी इसमें हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज का क्या कहते हैं, उपापचय बोलते हैं, जो कि अवशोषण, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है उस पर। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या होता है, हमारे ब्लड में ऐसे ही घूमता रहता है, जिससे क्या है, शुगर की मात्रा हाई हो जाती है। ठीक है, अच्छा बात करें कि मधुमेह की राजधानी किसे कहते हैं, मधुमेह की राजधानी किसे पता है, तो हम बताएंगे, बात करेंगे भारत को। कहते हैं भारत में हर चौथे 5वें व्यक्ति को शुगर है। ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें हर चौथे 5वें व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या है। ठीक है, मधुमेह दिवस की अगर हम बात करें कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्या इतनी जानकारी इनफ है आपके लिए? हमारे हिसाब से इनफ है। और 1-2 चीज़ें जान लेते हैं इंसुलिन के विषय में। कहाँ से निकलता है इंसुलिन, कहाँ से निकलता है, जो मधुमेह में इंसुलिन हार्मोन होता है कहाँ से निकलता है, वो हमारे पैनक्रियाज या अग्नाशय की जो दूपिकाएँ होती हैं, जिसे हम लैंगरहैंस की दूपिकाएँ कहते हैं, उसके किस सेल से निकलती हैं, ये बीटा सेल से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? ये बीटा सेल से निकलती हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है सारा कुछ बताने के लिए, और जो मतलब सारा कुछ तो नहीं एक उसमें बता सकते, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट बता दिया आपको। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। खनिज लवण के सही कथनों में शामिल है। खनिज लवण के विषय में आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन जो हैं उसके विषय में सही हैं। क्या ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, या फिर बी ऑप्शन है खनिज लवण में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा फॉस्फोरस की है, या सी ऑप्शन है खनिज लवण हमारे शरीर का 4% भाग बनाते हैं, डी ऑप्शन है निम्न में से 1 से अधिक, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या आपको सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं? मेरे हिसाब से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया है बी वाला, ठीक है, बी वाला जो दिया है खनिज लवण में सर्वाधिक मात्रा फॉस्फोरस की होती है, तो ये गलत है। हमारी बॉडी में जो 4% खनिज पाया जाता है उसमें 2% कौन होता है, अकेले कैल्शियम होता है। ठीक है, तो भाई सर्वाधिक मात्रा फॉस्फोरस की कैसे हो गई, और 1% क्या होता है, हमारा फॉस्फोरस होता है, और 1% में सभी प्रकार के खनिज लवण आ जाते हैं। ठीक है, 4% में 2% कैल्शियम होता है, 1% फॉस्फोरस होता है, और बचा 1% जो हमारी बॉडी का हिस्सा बनाता है, उसमें सभी खनिज आपके आ जाते हैं, चाहे आपका आयरन है, चाहे आयोडीन है, चाहे पोटेशियम है या सोडियम है, ये सारे उसी में आ जाते हैं। ठीक है ना,
क्लियर हुआ इतनी बात? तो बी ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है, गलत हो गया बी ऑप्शन। लेकिन हम ये कहेंगे ये क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है भाई। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है, इसको हम ऐश कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अवशोष, जब ये अवशोषित होता है तो कोई भी चीज़ शेष नहीं बचती है। जब कोई भी चीज़ शेष नहीं बचती है, जिसे हम कहते हैं कोई भी ऐश, ऐश मतलब राख शेष नहीं बचती है, तो हम उसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिनका पाचन जब होता है तो उसमें कुछ वेस्ट निकलता है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट हम इन्हें खाते हैं तो डाइजेशन के समय इनसे कुछ वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, इसलिए हम इसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और खनिज लवण में क्या होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकलता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, अकार्बनिक पदार्थ। ओके, क्लियर हुआ। और दूसरा हमने बताया सी ऑप्शन है, खनिज लवण हमारे शरीर का 4% भाग बनाते हैं। तो 2 ऑप्शन सही है, इसलिए निम्न में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आंसर कमेंट जरूर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉस्फोरस सहायक है कैल्शियम के अवशोषण में, कैल्शियम के अति अवशोषण में, सी ऑप्शन है अम्ल क्षार के संतुलन में, डी ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में, ई ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। बताइए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जब आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे जुड़ी हुई 2-3 चीज़ें पता होंगी तभी आप आंसर कर पाओगे, या वो टॉपिक क्लियर होगा तब आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो क्या फॉस्फोरस के विषय में बताइए क्या सही है, ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, तो हम कहेंगे हाँ भैया ये बिल्कुल कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। क्या ये कैल्शियम के अति अवशोषण में सहायक है, तो हम कहेंगे नहीं। अगर अति अवशोषण किसी चीज़ का हो गया ना तो वो फिर चीज़ हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं रह जाएगी और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कट। अम्ल क्षार के संतुलन में सहायक है, बिल्कुल सही है। ये न्यूक्लियर प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक है, ये बात भी सही है, तो हमारे लिए कौन सा, ई ऑप्शन सही मतलब सही हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक। जो हमारा कैल्शियम होता है इसके अवशोषण में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एक फॉस्फोरस चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए होता है, विटामिन डी होना चाहिए, ठीक है। बिना विटामिन डी के भी हमारा कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाता है। और क्या चाहिए होता है इसके साथ ही साथ, विटामिन डी के साथ साथ मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लियर हुआ। ये चीज़ें इसके लिए चाहिए तब कैल्शियम का अवशोषण हो पाएगा बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलोरीमीटर एक यंत्र है जो शरीर में उत्पन्न ऊर्जा तथा उपयोग ऊर्जा की मात्रा का मापन करता है। क्या कैलोरीमीटर पढ़ा है आपने, तभी आप बताओगे, ठीक है। एक चीज़ तो यहीं क्लियर हो रही है, कैलोरीमीटर जो है एक यंत्र है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यह 2 प्रकार का होता है, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों सही है, डी ऑप्शन है केवल ए सही है, या ई ऑप्शन है इनमें से निम्न में से कोई नहीं। आंसर आपको बताना है। बताइए, एक बार आप बताइए फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। देखो मुझे उम्मीद है जिसे बताना होगा वो बता चुका होगा, हालांकि आप लोग बताते ही नहीं हो, हमें मालूम है, तो हम ज़्यादा वेट क्यों करें। जो कैलोरीमीटर है ये बात बिल्कुल सही है, एक यंत्र है और ये क्या करता है, शरीर में उत्पन्न ऊर्जा तथा उपयोग ऊर्जा की मात्रा का मापन करता है। दूसरी बात पूछी गई है इसके विषय में, ये 2 प्रकार का होता है, तो बिल्कुल सही है। एक ये होता है प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर होता है, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर होता है। दूसरा कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर होता है, ठीक है। एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये 2 तरीके का होता है, ओके। इसमें प्रत्यक्ष में क्या होता है, जो शरीर में उत्पन्न ऊष्मा होती है उसकी मात्रा ज्ञात की जाती है, और जो अप्रत्यक्ष में क्या होता है, इसमें शरीर में जो शोषित O2 मतलब ऑक्सीजन एवं क्या CO2 की मात्रा ज्ञात करते हैं। मतलब O2 ऑक्सीजन को तो हम लेते हैं तो उसकी मात्रा ज्ञात की जाती है, और CO2 को तो हम निकालते हैं ना, निष्कासन करते हैं, तो उसको हम उसके निष्कासन की मात्रा को ज्ञात करते हैं अप्रत्यक्ष में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट रॉथ द्वारा ये दिया गया है, बेनेडिक्ट रॉथ डगलस बैग द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। बेनेडिक्ट रॉथ डगलस द्वारा जो है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर के बारे में मतलब सिद्धांत जो है ये मतलब अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर ये दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो इसका कौन सा आंसर होगा भाई, ए बा बी 2 होगा ना, ए बा बी ही तो है, ए बा बी 2 ऑप्शन, दोनों ऑप्शन जो है सही हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का अध्ययन कहलाता है क्या, हीमेटोपोइसिस, बी ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, सी ऑप्शन है हेमोटोपोएटिक, डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखो आपको एक एक क्वेश्चन से कितने आंसर मिल रहे हैं। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, और बड़ी बात है बिल्कुल पैटर्न जो दिया इस बार बिहार ने उसी के बेस पर है, हालांकि चेंज कर दे तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन नहीं चेंज करेगा तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या हेमेटोपोइसिस कहलाता है, या हेमेटोलॉजी कहलाता है, या फिर हेमेटोपोइटिक। तो रक्त का अध्ययन जो कहलाता है वो होता है हेमेटोलॉजी। अब बात आती है हेमेटोपोइसिस क्या है। हेमेटोपोइसिस की अगर बात हो तो ये जो रक्त निर्माण की क्रिया होती है ना, रक्त निर्माण की क्रिया, उसे हम क्या कहते हैं, हेमेटो
निर्माण की क्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका ये अर्थ हो गया, रक्त निर्माण की प्रक्रिया हेमेटोपोइसिस कहलाती है। अब बात आती है कि हेमेटोपोइटिक क्या है। हेमेटोपोइटिक क्या है, तो ये रक्त कोशिका का एक नाम है। रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उसका नाम है क्या, हेमेटोपोइटिक, रक्त कोशिकाओं का नाम है। ठीक है, इतना पता चल गया। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। ठीक है, ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, हेमेटोलॉजी। लॉजी तो वैसे भी जिसमें लग जाए उसका मतलब है किसी का अध्ययन की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेशम के विषय में सत्य कथन है। रेशम के विषय में सत्य कथन बताना है। सबसे महीन व उच्च किस्म बॉम्बिक्स मोरी कहलाती है इसकी। बी ऑप्शन है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर वर्ष में सिर्फ 2 बार कीड़े उत्पादित हो सकते हैं। सी ऑप्शन है, रेशम के कीड़े एक बार में 350 या 400 से अधिक अंडे दे सकते हैं। डी ऑप्शन है, निम्न में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको रेशम के विषय में कई जानकारियाँ भी मिल रही होंगी। तो बात करते हैं फर्स्ट की। सबसे महीन व उच्च किस्म का जो रेशम होता है वो हमें बॉम्बेक्स मोरी प्रजाति से मिलता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर वर्ष में सिर्फ 2 बार कीड़े उत्पादित किए जा सकते हैं। ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि 3 बार हम उत्पादित कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके रेशम के कीड़े से रेशम हम 3 बार प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, रेशम के कीड़े एक बार में 350 से 400 अंडे देते हैं, मतलब इससे अधिक ही देते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई, कौन सी गोंद पाई जाती है या कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बताएगा कोई। भाई, सेरेसिन गोंद पाई जाती है रेशम में, और फाइब्रिन जो होती है प्रोटीन पाई जाती है। मैंने इसलिए तुरंत आंसर दे दिया क्योंकि आप लोग पता है डेफिनेटली आप लोग आंसर नहीं लिखने वाले हो, कई बार मैं बोल चुकी हूँ, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ मैं आपको परेशान ना करूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जंगली रेशम के कीड़े का वानस्पतिक नाम क्या है। क्या बॉम्बेक्स मोरी है, या एंथेरिया माइलिट्टा है, या सी ऑप्शन कैटरपिलर है, या डी ऑप्शन सेरिकल्चर है। जंगली रेशम के कीड़े का वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो जंगली जो रेशम के कीड़े होते हैं उसका नाम क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथेरिया माइलिट्टा है। ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी जो हमारे रासायनिक नाम है, मतलब रेशम के कीड़े का, वो है। और कैटरपिलर और सेरिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर जो है रेशम के उत्पादन को कहते हैं। रेशम का जो हम उत्पादन कहते हैं, रेशम के उत्पादन को हम सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें क्लियर हुई। अब आती है कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है, क्या प्यूपा के विषय में कोई जानता है, कैटरपिलर क्या है। कैटरपिलर जो होता है हम कहते हैं किसको, प्यूपा को कहते हैं। ठीक है, रेशम के कीड़े का जो क्रम होता है वो क्या होता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो कैटरपिलर जो होता है प्यूपा को कहते हैं, 3rd स्टेज होती है ये। कैटरपिलर का अगर पूछा जाए रंग कैसा होता है, तो ये होता है कैसा, ग्रे से सफ़ेद रंग का होता है। 1 सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। कैसा होता है ये, ग्रे से कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कैसा होता है, 1 सेकेंड, हाँ, कैसा होता है, ग्रे से सफ़ेद कलर होता है, ग्रे या सफ़ेद कलर होता है, ग्रे से सफ़ेद कलर का ये मिलता है कैटरपिलर। लंबाई अगर इसकी पूछी जाए कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 3.5 से, ठीक है, 3.5 इंच से कितनी होगी, ये होगी 9 सेमी तक। या तो 3.5 इंच लिख लीजिए या फिर 9 सेमी लिख लीजिए। ठीक है, ये इसकी होती है, किसकी, कैटरपिलर की लंबाई होती है। ये कैसा होता है, ये मतलब कैसा होता है, इसकी भोजन में रुचि नहीं रहती है। क्यों, क्योंकि लार्वा की स्टेज में ये सबसे ज़्यादा भोजन करता है, लेकिन कैटरपिलर जो होता है इसकी रुचि भोजन में नहीं रहती है। और कैसा हो जाता है, ये गुलाबी रंग का पारदर्शी कीड़ा होता है। ठीक है, आपने देखे भी होंगे, अंडे जैसे होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, आप समझ रहे होंगे मैं किसके विषय में बता रही हूँ। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इसमें इस कंडीशन में सिर को हिलाना, क्योंकि खाने में रुचि रहती नहीं है, सिर को हिलाना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं, मतलब सिर को घुमा घुमा के रेशम लपेटना यहाँ पर प्रारंभ कर देते हैं ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉ या रैक जो होती है रेशम के कीड़े को कब दी जाती है, तो वो इसी कंडीशन में दी जाती है। और इसी में क्या होता है, ये लपेट लेते हैं रेशम को, कीड़ा बन जाते हैं, कीड़ा बन जाते हैं। और कीड़ा बन के अगर ये मतलब निकल गए बाहर तो क्या होगा, रेशम खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसी कंडीशन में इनको, जब ये रेशम लपेट लेते हैं, इनको मार दिया जाता है। ठीक है, और जिससे ये पदार्थ निकलता है, ये लपेटते हैं, उसको स्पिनरेट कहते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको स्पिनरेट कहते हैं। और रेशम कैसा रेशा है, फिलामेंट धागा है, और ये रेशे के रूप में नहीं मिलता है, सीधे धागे के रूप में प्राप्त होता है। तो ये भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सीधे धागे के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से शादी बुनाई के कपड़े कहलाते हैं कपास, टफेटा, टेबी, निम्न में से सभी है, डी ई ऑप्शन है, इनमें से केवल बी। तो कौन सा है भाई, क्या आंसर होगा, यहाँ पर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इनमें से सभी, जो कपास है, टफेटा है, टेबी है, ये सभी सादी बुनाई के कपड़े माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्कत रंग में डैश रेशों को रंगा जाता है, धागों को रंगा जाता है, या तो ताने या तो बाने को रंगा जाता है। डी ऑप्शन है, ताना और बाना दोनों रंगे जाते हैं। ई ऑप्शन है, एक से अधिक सही हैं। क्या होगा आंसर। आपने एक चीज़ अभी नोटिस की होगी, जो 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के थे वो थे न्यूट्रिशन साइंस के, और 5 क्वेश्चन ये किसके हैं, टेक्सटाइल के हैं। तो हमने 4-5 क्वेश्चन सभी ब्रांचेस से उठाए हैं। मैनेजमेंट के क्वेश्चन इक्का दुक्का होंगे, क्यों, क्योंकि अभी मैनेजमेंट का मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। तो आप वो भी PYQ रूप में, ठीक है, PYQ नहीं, क्वेश्चंस के रूप में मैंने आपको दिए हैं। उसमें PYQ भी हैं और प्लस बनाए हुए भी क्वेश्चन बुक से हैं। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट पर जाएंगे आपको वहाँ सारे मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि 25 क्वेश्चन थे तो मैंने बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट, हालांकि मैं डालूंगी वो भी पार्ट, लेकिन इसमें नहीं डाला है। एक आध क्वेश्चन होगा तो होगा। तो इक्कत रंग में डैश रेशों को रंगा जाता है, इक्कत रंग में रेशों को नहीं रंगा जाता है, किसको, धागे को रंगा जाता है। ठीक है, दूसरा लिखा सी ऑप्शन है, या तो ताने को या तो बाने को रंगा जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें एक ही चीज़ को रंगा जाता है, या तो धागे को रंग लिया जाए या फिर बाने को रंग लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और बात आती है डी ऑप्शन, ताना और बाना दोनों को रंगा जाता है। तो ये बात भी गलत है। ताना और बाना दोनों जो होते हैं किस में रंगे जाते हैं, ये पटोला में रंगे जाते हैं। ठीक है, पटोला में रंगे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इक्का तो पटोला में यही डिफरेंस है। ठीक है, पटोला में ताना और बाना दोनों रंगे जाते हैं, लेकिन जो इक्कत होती है उसमें या तो ताना रंगा जाता है या तो बाना रंगा जाता है। लेकिन तब भी 2 ऑप्शन तो सही हो रहे हैं ना, तो इसलिए एक से अधिक आंसर ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फुलकारी के विषय में सत्य कथन पहचाने। ये खद्दर के कपड़े पर की जाती है। बी ऑप्शन है, रेशमी धागे का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन है, डिज़ाइन ज्यामितीय आकार की होती है। डी ऑप्शन है, इसमें हेरिंग बोन डबल स्टिच डर्निंग धागे का प्रयोग होता है। ई ऑप्शन, इनमें एक से अधिक। तो क्या ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ई ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है। इनमें से एक से अधिक क्या, क्योंकि ये सारे पॉइंट सही हैं। ठीक है, सारे पॉइंट सही हैं। जो फुलकारी है खद्दर के कपड़े पर की जाती है। इसमें जो रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है कढ़ाई के लिए। डिज़ाइन कैसी होती है, ज्यामितीय होती है। और जो टाँके होते हैं वो हेरिंग बोन डबल स्टिच और डर्निंग टाँके का प्रयोग होता है। तो ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, सती प्रथा निरोधक अधिनियम आया 1829 में या फिर 1856 में, या सी ऑप्शन है 1861 या फिर डी ऑप्शन है 1860 में। कब आया सती प्रथा निरोधक अधिनियम कानून। तो ये जो पार्ट है आप इसको कह सकते हो एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 1829। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 11वां क्वेश्चन आपको मिल जाता है किसका, प्रसाद शिक्षा का। सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो आया वो आया 1829, या हम इसे सोशल साइंस का विषय भी कह सकते हैं। हमारे में ऐसा मतलब थोड़ा विषय ये भी पूछा जाता है, समाजशास्त्र वाला। ठीक है, तो सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब आया, 1829 में आया। किसके प्रयास से आया, ये राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के दोनों के प्रयास से ये आया था। बात आती है 1856 की। क्या हुआ था 1856 में, क्या आया, हिंदू पुनर्विवाह आया। ठीक है, हिंदू पुनर्विवाह आया। ओके, पुनर्विवाह आया। ओके, सॉरी, विवाह आया। और बात होगी किसकी, 1861 की। तो इसमें आया विधवा विवाह संघ की स्थापना हुई। ठीक है, जो विधवा विवाह होती है, विधवा विवाह संघ की स्थापना हुई 1861 में। क्या हुआ, विधवा विवाह संघ की स्थापना। ठीक है, विधवा विवाह संघ बनाया गया, कब बनाया, 1861 में। ठीक है, अब क्या बचा, 1860 बचा। तो 1860 में क्या हुआ, बाल विवाह पर रोक लगी। बाल विवाह पर रोक लगाई गई, कब, 1860 में बाल विवाह पर रोक लगाई गई। ओके, विवाह पर रोक। क्या ये पॉइंट क्लियर हुए। और फर्स्ट वाला तो आपको पता ही है, सती प्रथा से संबंधित निरोधक जो अधिनियम था कि सती प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम आया, वो कब आया, 1829 में। तो ये रहे क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 12, महिला शिक्षा निधि की स्थापना की गई थी 1915 में, 1925 में, 1928 में या फिर
1930 में। महिला शिक्षा जो निधि की स्थापना हुई वो कब हुई, ये आपको बताना है। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना जो आपकी हुई ये हुई 1928 में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा बिल्कुल। 1928 में क्या हुआ, महिला शिक्षा निधि की स्थापना हुई। और ये कहाँ स्थापना की गई इसकी? नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है संदेश, मैसेज में मैसेज जो होता है स्पीड। ठीक है, प्रसार शिक्षा में जो यूज़ किया जाता है स्पीड का, तो उसमें पी का तात्पर्य क्या है? क्या पी से मतलब है प्रोटेक्टिव, या बी ऑप्शन है प्रैक्टिकल, या सी ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिव, या डी ऑप्शन है ए व वी, या ई ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। तो स्पीड में जो है आपको बताना है, स्पीड में जो पी है उसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर होगा प्रैक्टिकल। जो मैसेज होना चाहिए वो आपका कैसा? प्रैक्टिकल, व्यावहारिक होना चाहिए। अब बात आती है स्पीड की। एस है, एस का मतलब होता है मैसेज आपका सिंपल होना चाहिए, मीन्स सरल होना चाहिए, जो लोगों को समझ में आए। पी का मतलब है यहाँ पर, पी का मतलब वो है आपका कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब व्यावहारिक होना चाहिए, जो हमारा आंसर है। ठीक है, 2 ई है। एक ई का मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो मतलब मैसेज है वो इकोनॉमिकली ऐसा होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि उसको भेजने में ही आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े। तो मैसेज इकोनॉमिकली ठीक होना चाहिए, मतलब कैसा? मितव्ययी होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए? एक ई का मतलब क्या है? इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, प्रभावशाली होना चाहिए। ओके, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ओके, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इफ़ेक्टिव होना चाहिए मतलब प्रभावशाली होना चाहिए। और कैसा? डी का मतलब क्या है? डुप्लीकेबल होना चाहिए। डी का मतलब है क्या? डी का मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक सेकेंड, जो आपको थोड़ा समझ में आए। डी का मतलब क्या है? डुप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेबल। ठीक है, डुप्लीकेबल होना चाहिए। डुप्लीकेबल का मतलब है कि दोहराया जाने वाला, जिसे आप दोहरा सको। अगर किसी को समझ ना आए तो आप उसे दोहरा सको। ठीक है, तो वी ऑप्शन यहाँ सही होगा। और स्पीड की फुल फॉर्म पूरी आपको क्लियर हो गई। इसका भी यूज़ प्रसार शिक्षा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार द्वारा फ़िरका विकास योजना का प्रारंभ किया गया 1990 में, 1992 में, सी ऑप्शन है 1946 में, डी ऑप्शन है 1928 में। तो बात करेंगे फ़िरका विकास योजना जो आई वो कब आती है, तो वो आती है कब? 1946 में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन कार्य जो प्रारंभ किया वो किया इन्होंने कब? 1992 में। ठीक है, 1992 में इन्होंने कार्य का प्रारंभ किया। ओके, कब किया? 1992 में इन्होंने कार्य का प्रारंभ किया। जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो नया अधिनियम बना वो बना आपका कब? ए ऑप्शन जो है 1990 में। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो नया अधिनियम आया, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का, ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो आयोग का नया अधिनियम, ठीक है, नया अधिनियम लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अधिनियम आया वो कब आया? 1992 में। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1946। कार्य प्रारंभ कब हुआ पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 1990 में, 1990 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 15, फसाई का विकसित रूप है फूड सेफ्टी एंड स्पेशल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन है फूड स्पेशल एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। फसाई की फुल फॉर्म है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, निम्न में से कोई नहीं, निम्न में से एक से अधिक। तो जो कोशिका अंगक कौन से हैं? ई ऑप्शन, निम्न में से एक से अधिक। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी उपकरण, ये तीनों ही क्या हैं? कोशिका के अंगक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका के कार्य हैं श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। तो कोशिका के ये सभी कार्य होते हैं। ठीक है, ये कोशिका के जो कार्य हैं श्वसन भी है, प्रजनन भी है, उत्सर्जन भी है। और कोशिका के अंग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्लास लंबी हो रही इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो कोशिका
का सबसे जो प्रमुख अंग है वो केंद्रक है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। ओके, बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? शक्ति गृह कहलाता है हमारे कोशिका का, और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हैं ग्लूकोज का उपापचय, एटीपी का निर्माण, एटीपी का संग्रहण। डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं, ई ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ग्लूकोज का उपापचय भी करता है। ठीक है, एटीपी मतलब एडिनो ट्राईफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण भी करता है, एटीपी एडिनो ट्राईफॉस्फेट ऊर्जा का संग्रहण भी करता है। तो ई ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। समान रचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं अंग, ऊतक, कंडराएं या पेशियाँ। तो समान रचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं क्या? ऊतक कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 है, सर्वप्रथम इन्होंने बालकों के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। जॉन कमेनियस, जीन पियाजे, फ्रॉबेल या पेस्टोलॉजी। तो बालकों के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जो जोर दिया, किसने दिया? ये दिया ए ऑप्शन जॉन कमेनियस ने। ठीक है, जॉन कमेनियस ने क्या किया? सर्वप्रथम बच्चों के विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। जीन पियाजे का सिद्धांत आप जानते हो क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट पुस्तक के लेखक हैं टेन, जीन पियाजे, डार्विन या निम्न में से कोई नहीं। तो ये जो पुस्तक है किसकी है? डार्विन की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 5 जो लास्ट के हैं। ठीक है, तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट पुस्तक के लेखक डार्विन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मतलब 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसके प्रणेता माने जाते हैं टेन, जॉन मार्स, रूसो या स्टेनले हॉल। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसके प्रणेता बताने हैं तो कौन है? तो ये है स्टेनले हॉल। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस समय जो है स्टेनले हॉल ने काफ़ी बाल अध्ययन पर जोर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, द माइंड ऑफ चाइल्ड जीवनी किसके द्वारा रचित है? क्या विलियम के द्वारा, विलियम प्रेयर के द्वारा, या फिर जॉन शॉल्क द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है विलियम हेनरी द्वारा। तो द माइंड ऑफ चाइल्ड जीवनी के जो लेखक हैं वो हैं बी ऑप्शन विलियम प्रेयर। ठीक है, विलियम प्रेयर। ये फर्स्ट जो लेसन है उसके क्वेश्चन है कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट में। आगे हम डेवलपमेंट से, ग्रोथ से वो भी क्वेश्चन करेंगे। ये फर्स्ट लेसन से थे इसलिए हमने आपको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन डाले। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं ये वाले जो चाइल्ड डेवलपमेंट के, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बता के नहीं आएगा कि हम इस पोर्शन से आ रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी आपकी सभी पे होना चाहिए। लास्ट में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाई जिससे चीज़ें सिर्फ रटन तो हो गई। ये जैसे क्वेश्चन इन्हें आप सिर्फ आंसर इसके रट सकते हो और ज़्यादा कुछ इसके विषय में मैंने नहीं बताया क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो आप ही लोग नहीं देखोगे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ज़्यादा लंबी क्लास होगी उतना ज़्यादा मेरा फ़ायदा है, लेकिन जब आप लोग देखते नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सभी लोग एक बार चैनल को शेयर अवश्य कर दें और आप भी नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।